Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 8 है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, उसके अंतर्गत आज हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव की चर्चा करेंगे। और यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत हमें जो है कैबिनेट और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर के बारे में चर्चा करनी है। तो उन सभी चीज़ों की हम लोग वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मंत्री परिषद की मंत्री परिषद क्या है, इसका गठन कैसे होता है, मंत्री परिषद जो है और मंत्री मंडल जो है वो क्या है, और मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, इनका अध्ययन करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में पहले हम लोग इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में प्राइम मिनिस्टर के की नियुक्ति, उनकी कार्य, उनकी शक्तियाँ आदि सभी चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसको हम लोग हिंदी में संघीय कार्यपालिका कहते हैं, और संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री का अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ उनका जो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल होता है उसका भी अध्ययन इसमें समाहित होता है। सैद्धांतिक रूप में भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में भी आपको बताया है कि कार्यपालिका का वो जो है वो प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जो है एक संवैधानिक जो है शासक मात्र होते हैं और इसलिए वास्तविक रूप से कार्यपालिका की यह समस्त शक्ति जो है वो मंत्री परिषद में निहित होती है और राष्ट्रपति के नाम पर मंत्री परिषद के द्वारा ही शासन जो समस्त शासन जो शक्तियां हैं वो उपयोग की जाती हैं मंत्री परिषद के अंतर्गत। और संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। इस तरह से ये व्यवस्था इसमें की गई है। तो हम राष्ट्रपति एक वैधानिक प्रधान होते हैं, एक संवैधानिक शासक प्रधान मात्र होते हैं। वास्तविक प्रधान जो होते हैं कार्यपालिका के वो प्रधानमंत्री ही होते हैं या उनकी जो मंत्रिमंडल है या मंत्री परिषद है उसी वही होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में या मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था की पहले हम लोग विशेषता जानते हैं कि क्या है। तो जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इसको कहते हैं, उसका कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि मंत्रिमंडलात्मक जो शासन व्यवस्था के कार्य करने के कुछ सिद्धांत होते हैं जिनका पालन भारतीय शासन व्यवस्था में भी किया गया है। और इसकी जो विशेषता है उसमें पहला जो विशेषता है कि एक नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान की व्यवस्था की गई रहती है। जैसे कि राष्ट्रपति जो हैं एक नाम मात्र के रहते हैं लेकिन उनकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो है मंत्री परिषद के द्वारा या यूं कहें कि प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो इसकी विशेषता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में जो है अभिन्न संबंध होता है, दोनों जो है एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसका अभिन्न संबंध होता है। तीसरी जो है कि मंत्री परिषद की राजनीतिक एकता भी इसमें पाई जाती है, इसकी विशेषता होती है संसदात्मक शासन व्यवस्था की या यूं कहें मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था की। और मंत्री परिषद का संसद के प्रति जो है सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और समस्त शासन व्यवस्था पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। और लास्टली मंत्रिमंडल के कार्य की जो है वो गोपनीयता होती है, जब तक वह काम होता नहीं है तब तक उसको गोपनीय बनाए रखा जाता है और ये भी उसमें पाई जाती है। तो ये सारे कुछ गुण हैं, विशेषताएं थी जो संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत या मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हम लोग कहते हैं। अब है कि मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहयोग के लिए या परामर्श देने के लिए अनुच्छेद 74 में यह उल्लेख किया गया है कि एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा स्थिति के संबंध में बहुत कम उल्लेख किया गया है और अधिकांश
में इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं परंपरा पर छोड़ दी गई हैं। मंत्री परिषद में एक प्रधानमंत्री तथा विभिन्न श्रेणियों के मंत्री होंगे और मूल संविधान में मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी, लेकिन अब जो है 91 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ जो 2003 में हुआ, तो उसके आधार पर यह व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्यों की संख्या का 15% होगा, से अधिक नहीं होगा। और संविधान के अनुच्छेद 75 में के विभिन्न भागों में मंत्री परिषद की रचना के संबंध में केवल कुछ एक बात कही गई है, जैसे कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। मंत्री परिषद मंत्रीगण जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बने रहेंगे, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक उनको अपने पद को धारण किए रह सकते हैं। तीसरा, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और चौथा, प्रत्येक मंत्री को अपने पद धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति के सामने अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। नेक्स्ट, यदि कोई मंत्री अपना पद धारण करने के 6 माह के बाद 6 माह तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकता, तो उसे मंत्री परिषद से त्याग पत्र देना होता है। और छठा, मंत्रियों को वे सभी वेतन के संबंध में केवल ये कुछ औपचारिक जो है जो भी मंत्री हैं, मंत्रियों के वे सब वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे जो समय समय पर संसद के विधि के द्वारा बनाया जाएगा। ये सारी कुछ बातें जो हैं अनुच्छेद 74 के अंतर्गत जो है मंत्री परिषद के बारे में कही गई है। अब हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हमेशा ये क्वेश्चन आता है या कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल जिसको हम लोग कैबिनेट कहते हैं, इसमें क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। तो साधारणतः लोग जो है मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल को एक ही संस्था मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों संस्थानों में काफ़ी अंतर होता है। मंत्री परिषद में राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य होते हैं, सामान्यतः 50 से लेकर 75, जो मैंने आपको पिछले अभी बताया कि 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के अनुसार 15% लोकसभा के जो सीट है उसे मतलब कम से कम 15% उसकी सीट होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं हो सकती है। तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो होता है 50 से 75 सीटें जो है इतनी जो है वो सदस्य मंत्री परिषद में हो सकते हैं। और इस कारण यह एक बड़ी संस्था है। इस मंत्री परिषद में 5 स्तर के मंत्री होते हैं, जिनमें से केवल प्रथम स्तर के जो मंत्री होते हैं या सदस्य होते हैं को सामूहिक रूप से कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्री परिषद में जो 5 तरह के मंत्री होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो स्तर पे जो मंत्री होते हैं मंत्री परिषद के अंतर्गत, तो उसमें मंत्री परिषद के प्रथम स्तर के जो मंत्री जो भी सदस्य होते हैं वो मंत्री कहलाते हैं। और ये मंत्री ये मंत्रिमंडल जो है अर्थात कैबिनेट के सदस्य होते हैं। और भारत में इनकी संख्या विविध समयों पर थोड़ा बहुत बदल फेर होता रहता है, जैसे कि 12 से 32 इसकी सदस्य संख्या हो सकती है। और साधारणतः यह मंत्री किसी न किसी प्रमुख विभाग के मंत्री होते हैं। तो यही जो फर्स्ट लेवल के जो मंत्री होते हैं मंत्री परिषद के अंतर्गत, इन्हीं को हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं या कैबिनेट कहते हैं या मंत्रिमंडल कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है दूसरे लेवल के जो मंत्री होते हैं, ये ऐसे मंत्री होते हैं जो मंत्री परिषद मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री होते हुए भी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। वे मंत्री भी विभाग के अध्यक्ष होते हैं और उन्हें मंत्रिमंडल के सदस्यों के समान वेतन एवं सारी सुविधाएं मिलती हैं, किंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में इनके द्वारा अधिकार के रूप में नहीं, वरन जब प्रधानमंत्री इन्हें इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, तब वो उस बैठक में भाग लेते हैं। ये सेकेंड लेवल के मंत्री होते हैं। तीसरे लेवल के जो स्तर के जो मंत्री होते हैं, तृतीय श्रेणी के जो मंत्री होते हैं, वे राज्य मंत्री आते हैं और जिनकी स्थिति पूर्व मंत्री तथा उप मंत्री के बीच की होती है और ये विशेष भूमिका
ये विशेष महत्वपूर्ण विभागों से संबद्ध होते हैं और कभी कभी इनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है। और प्रधानमंत्री के द्वारा इस श्रेणी के मंत्री को मंत्रिमंडल की उन बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है जब उनके विभाग से संबंधित कोई मामला हो, कोई प्रश्न हो, तो इनको या उस पर विचाराधीन हो कोई प्रश्न, तो ऐसे मंत्री को जब कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें प्रधानमंत्री के इनविटेशन पर उनको बुलाया जा सकता है, उनसे पूछताछ की जा सकती है। चौथे स्तर के जो मंत्री होते हैं वे राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री कहलाते हैं या उप मंत्री के श्रेणी में आते हैं। जो श्रेष्ठ मंत्री के अधीन रहते हैं वे मंत्री की सहायता करते हैं। और पांचवें स्तर के जो मंत्री होते हैं वे उप मंत्री के नीचे के स्तर के होते हैं, जिन्हें हम संसदीय सचिव कहते हैं। और ये विभागीय मंत्रियों को प्रशासनिक तथा विशेष रूप से संसदीय कार्यों के संबंध में सहायता पहुंचाते हैं। तो ये 5 स्तर के जो मंत्री होते हैं, इसमें जो फर्स्ट लेवल के मंत्री हैं जिनकी संख्या 12 से 32 हो सकती है और इनको प्रमुख जिम्मेवारी दी गई रहती है, ये प्रमुख विभाग दिए गए रहते हैं, महत्वपूर्ण विभाग जो होता है इनको दिए जाते हैं। तो ये लोग जो होते हैं यही जो है कैबिनेट कहलाता है। और उपरोक्त जितने भी मैंने 5 श्रेणियों के मंत्रियों के समूह के रूप में मंत्री तो इन सभी 5 को एक साथ जब हम बोलते हैं तो इसको हम लोग मंत्री परिषद बोलते हैं। और इस प्रकार मंत्री परिषद जो है एक बृहद संस्था होती है जिसमें सभी श्रेणी के मंत्री शामिल होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्री परिषद के अंतर्गत एक छोटा सा समूह होता है, मंत्रियों का एक छोटा सा समूह होता है जिसमें सिर्फ प्रथम श्रेणी के मंत्री ही शामिल होते हैं, जो विभागों के प्रधान होते हैं और जिनके द्वारा सामूहिक रूप से संपूर्ण प्रशासनिक नीति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। और रेज़्मे म्योर ने मंत्री मंडल के संबंध में कहा है कि यह मंत्री परिषद का हृदय होता है और शासन का परिचालन तंत्र है और जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभाग के राजनीतिक अधिकारी इसमें सम्मिलित होते हैं। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य जो होता है मंत्री परिषद का सदस्य होता है। लेकिन मंत्रिमंडल एक ऐसी संगठित इकाई है जिसके सदस्य मंत्री परिषद के केवल कुछ ही लोग होते हैं। और इस प्रकार मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री परिषद की भीतरी चक्र है या मंत्री परिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है आंतरिक समिति के रूप में होता है। तो आई थिंक आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या है। अब हम लोग बात करते हैं जो मंत्रिमंडल है उसके कार्य क्या हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसमें है। भले ही उसको 5 स्तर में मंत्रियों को बांटा गया है, मंत्री काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया गया है, लेकिन इसमें जो प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं, चूंकि प्रशासनिक सारे कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वो निभाते हैं, तो इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है और उनके बहुत सारे उनको कार्य और शक्तियां दी गई रहती हैं। तो उसको पहले हम लोग जानते हैं कि जो मंत्रिमंडल है उसके कार्य और शक्तियां क्या हैं। तो मंत्रिमंडल को ब्रिटिश शासन पद्धति की भांति ही भारतीय शासन प्रणाली में अपनाया गया है और इसको भारतीय शासन प्रणाली का एक तरह से हृदय कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के संबंध में विविध जो उक्तियां हैं भारतीय मंत्रिमंडल के संबंध में भी लागू होती हैं। और लावेल मंत्रिमंडल को राजनीतिक वृत्तखंड के मेहराब के बीच का पत्थर कहते हैं। और सर जॉन मेरियट का कहना है कि मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता है। रेमजे म्योर ने कहा है कि मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का परिचालक तंत्र है। और गैल्स्टन का कहना है कि मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड जो है वो घूमते रहते हैं। और मंत्रिमंडल के लिए लगभग इसी प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग जो है बार्कर, बेजहार्ट, एमरी, सर आइवर जेगिंस जैसे प्रमुख लेखकों और विचारकों के द्वारा किया गया है। और भारत में मंत्रिमंडल के प्रमुख कार्य हैं, जैसे कि पहला, राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना। मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण
जो कार्य होता है वह राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना होता है और मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और वैदेशिक क्षेत्रों में दूसरे देशों के साथ संबंध किस विषय पर और किस प्रकार की नीति अपनाई जाए। मंत्रिमंडल के द्वारा नीति निर्धारित कर चुकने के बाद संबद्ध विभागों के द्वारा इस नीति के आधार पर विभिन्न विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं और इस प्रकार कानून निर्माण का कार्य बहुत कुछ सीमा तक मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार ही होता है। प्रशासनिक नियमों का निर्माण भी कैबिनेट करती है और आंग का कहना है, एक विचारक है आंग, उनका कहना है कि भारतीय मंत्रिमंडल पर लागू होता है कि कैबिनेट के मंत्री लोग नीति निर्धारण करते हैं और विनिश्चय करते हैं और प्रत्येक ऐसी आवश्यक विषयों पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि रूप में पास करवाना चाहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण काम होता है जो मंत्रिमंडल का होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम होता है मंत्रिमंडल का वह है राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण। तो सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के हाथों में होती है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल के विभिन्न भागों के अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिमंडल में विभिन्न भागों के अध्यक्ष होते हैं और ये अध्यक्ष जो होते हैं इनका कार्य जो होता है वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल भी करते हैं। मंत्रिमंडल ही सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को एक सूत्र में बांधता है। उदाहरण के लिए व्यवहारतः राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। इसलिए युद्ध, शांति, वैदेशिक नीति से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है और इस प्रकार मंत्रिमंडल देश की सर्वोच्च कार्यपालिका तथा राष्ट्रीय नीति का निर्देशक होता है। अध्यादेश तथा प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण मंत्रिमंडल के अधिकार और भी बढ़ गए हैं और अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है मंत्रिमंडल का वो है मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य, कोऑर्डिनेशन का जो काम करता है। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार के विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार का आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय नितांत आवश्यक होता है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है और मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है और इस बात का प्रयत्न करता है कि मंत्रिमंडल के समस्त विभागों में नीति एवं अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो तथा उनके द्वारा परस्पर सहयोग किया जाता है और विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए वर्तमान समय में मंत्रिमंडलीय समितियों की भी स्थापना की गई है। चौथा जो महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल का कार्य है वह है वित्तीय कार्य और देश की आर्थिक नीति निर्धारण करने का उत्तरदायित्व जो है वो मंत्री परिषद का ही होता है और इस हेतु उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सामने देश के संभावित आय और व्यय का ब्यौरा बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर वित्त मंत्री तैयार करते हैं और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। अन्य वित्त विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करती है। इसके बाद जो इसका और महत्वपूर्ण काम है मंत्रिमंडल का, जैसे कि वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण करना, तो कैबिनेट के द्वारा जो है वो देश के वैदेशिक संबंधों पर भी नियंत्रण किया जाता है। विदेशी राज्यों के अध्यक्षों या सरकारों के साथ समस्त वार्ताओं का संचालन प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री के द्वारा या प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री के किसी भी अन्य प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है और जब यह वार्ता परिणाम रूप में कोई संधि या समझौता आता है उस वार्ता का, तो संसद को उसके संबंध में सूचना दी जाती है और यदि आवश्यकता होती है तो संसद से उसके लिए स्वीकृति भी प्राप्त की जाती है। वैदेशिक संबंधों के संचालन में संसद की भूमिका बहुत ही गौण होती है
और इसका प्रमाण जो है 1971 में, जब सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि से पूर्व लगभग 2 वर्ष से बातचीत चल रही थी, लेकिन संसद को इस संबंध में तभी सूचना दी गई जबकि अगस्त 1971 में जो है वो संधि पर हस्ताक्षर कर लिए गए। और कई बार सरकार विदेशों में के साथ की गई जो संधियां होती हैं उसको गुप्त रखती है और समझौते करती है, और संसद को इस संबंध में सूचना जो है भी नहीं दी जाती। वैदेशिक संबंधों के संचालन में गुप्तता की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि यह कार्य जो है कैबिनेट के द्वारा की जाती है, संसद के द्वारा नहीं। उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण कार्य है मंत्रिमंडल का, वो है नियुक्ति संबंधी कार्य। और नियुक्ति संबंधी कार्य संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त होती है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक, सेना के सेनापतियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही की जाती है। वास्तव में मंत्रिमंडल बहुत ही शक्तिशाली होता है और देश की समस्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था उसी के अधिकार क्षेत्र में होता है। इसके बाद अगला जो इसका काम है, मंत्रिमंडल की बैठकें कैसे होती है। तो मंत्रिमंडल की बैठकों प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार होती है और प्रधानमंत्री के द्वारा इन बैठकों का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। और साधारणतः मंत्रिमंडल की बैठक सप्ताह में एक बार होती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में यह एक बार से अधिक भी ऐसे बैठकें की जा सकती हैं। और इन बैठकों के सभापति का स्थान प्रधानमंत्री के द्वारा ग्रहण किया जाता है और बैठकों की समस्त कार्रवाई को गुप्त रखा जाता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में जो कुछ भी निर्णय लिए जाते हैं वे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य रूप से मान्य होते हैं और मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य त्यागपत्र देकर इन निर्णयों का विरोध कर सकता है। तो ये सारे कुछ जो हैं इसकी शक्तियां थी। तो हमने आज के क्लास में देखा कि जो भारत में जो है संघीय कार्यपालिका की चर्चा की, और हमने देखा कि जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसकी क्या विशेषता है, मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है, और इस मंत्री परिषद के गठन में जो अनुच्छेद 75 में जो व्यवस्था की गई है उसकी हमने चर्चा की। साथ ही साथ हमने देखा कि जो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद जो होता है उसमें क्या अंतर है, और मंत्री परिषद में जो 5 स्तर के मंत्री होते हैं वो कौन होते हैं। और इसके बाद हमने चर्चा की मंत्रिमंडल के विभिन्न कार्यों की, शक्तियों की, जिसमें हमने देखा कि राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य, वित्तीय कार्य, वैदेशिक संबंधों से संबंध में कार्य, उसके बाद जो है आपका नियुक्तियों से संबंधित कार्य और इनकी बैठकें। तो इतना महत्वपूर्ण कार्य जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंत्री परिषद के अंतर्गत ही एक छोटे मंत्रियों का जो समूह होता है, जिसमें पहले स्तर के फर्स्ट लेवल के मंत्री होते हैं, सभी अपने विभागों सभी को बड़े बड़े विभाग दिए गए रहते हैं, काफ़ी वरिष्ठ होते हैं, अनुभवी होते हैं, और इनको जो है देश की समस्त जो नीतियां हैं निर्धारण करने का दायित्व जो है इसी मंत्रिमंडल को दी गई रहती है। तो इस तरह हम देखें तो इनका स्थान जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इसका जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो आज का हम लोग क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। हम लोग अपना प्रधानमंत्री की चर्चा हम लोग दूसरे क्लास में करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो कौन होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, और वास्तव में प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है, इन सब की चर्चा जो है हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे फिर बहुत जल्द। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।